बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। प्रीवियसली हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ा था और उसके साथ हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका नाम था एसिड रेन और साथ में उसके इफ़ेक्ट्स हमने पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दो तरीक़ों से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक का नाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और ये टॉपिक दो तरीक़ों से आ सकता है। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, या एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग, या राइट ए नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक टॉपिक तो ये हो जाएगा। उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट या और अंदाज में पूछा जा सकता है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, राइट ए नोट ऑन इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। आप इसको इसी तरीके से याद रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग अगर आप नाम के ऊपर देखिए तो ग्लोबल, ग्लोब से निकला है, वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है, अर्थ। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्लोबल विलेज, कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है। क्यों? क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने में जितना मर्जी डिस्टेंस हो, अब ट्रेवल करना आसान हो गया, कांटेक्ट करना आसान हो गया, कम्युनिकेशन आसान हो गई, तो हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। तो ग्लोब बुनियादी तौर पर हम दुनिया को कहा जाता है। वार्मिंग बुनियादी तौर पर हम कहते हैं हीटनिंग, यानी गर्माइश, यानी वर्ल्ड का टेम्परेचर या अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करना। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिनोमेना in which the temperature of the earth rises day by day due to the greenhouse effect। ठीक है, यानी increasing the temperature of the earth due to the greenhouse effect is called global warming। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से दुनिया का टेम्परेचर जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक रूटीन से ज़्यादा हो रहा है, उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका? ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है। अब मैंने एक लफ्ज़ बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सवाल यह है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? देखिए, the progressive warming up of the earth's temperature due to blanketing of effect of man-made carbon dioxide। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, man-made कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स। याद रखिएगा बेटे, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जो हमारी अर्थ है ना, इसके गिरद ना एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहा जाता है। गैसेस की एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और ये वही एटमॉस्फेयर है जिसको हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आपको पिछली वीडियो में इसकी डिटेल मिल जाएगी। एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है और नोबल गैसेस है। ये सब है एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स। लेकिन अगर इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या दीगर वाटर वेपर्स वगैरह इनकी अमाउंट ज़रूरत से बढ़ जाएगी, तो फिर इनकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर रूटीन से, नॉर्मल से बढ़ जाएगा और टेम्परेचर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग, और इस इफ़ेक्ट को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब ये कैसे होगा ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में तरतीब से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप पहले ज़रा इतना ही समझ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना एटमॉस्फेयर में, मीथेन का एटमॉस्फेयर में बढ़ना, वाटर वेपर्स का बढ़ना ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, एक खास अमाउंट से ज़्यादा, उनका बढ़ना दरअसल ग्रीन हाउस इफेक्ट है और उनके बढ़ने की वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। क्लियर हो गई बात? सवाल यह है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है? सबसे पहली बात, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि
हम इस दुनिया में डिफरेंट किस्म के ना फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, यानी हम फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे डिफरेंट फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोल का जिक्र आता है, कोयला, जिसमें पेट्रोल का जिक्र आता है, जिसमें डीजल है, जिसमें केरोसिन ऑयल है, उसके अलावा लकड़ियां जलाते हैं। जितनी भी जो बर्निंग का प्रोसेस होता है ना, उस बर्निंग के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। यह हम यूं कह सकते हैं, जितनी ज्यादा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होगी उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जमीन से निकल के चली जाएंगी एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी अमाउंट 0.04% थी नेचर में, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी और उसकी अमाउंट का बढ़ना कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके बढ़ने की वजह से जो जमीन का टेम्परेचर बढ़ेगा वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा जब भी कोई जानदार मर जाता है तो फिर उसे वो डिके हो जाता है, वो गल सड़ जाते हैं, डिकेइंग प्रोसेस होता है, डिफरेंट फंजाई वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह इनको डिकम्पोज कर देते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास जब हम कोई खाना खाते हैं, डाइजेशन वगैरह होती है, तो फिर उस वक्त भी दोनों सूरतों में बुनियादी तौर पर गैस प्रोड्यूस होती है जिसको मीथेन गैस कहा जाता है। डाइजेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, डिकेइंग में ना मीथेन प्रोड्यूस होती है। यही वजह है आपको जहां भी कोई गंदा नाला वगैरह होगा, जहां पे चीज़ें गल रही होगी, वहां पे एक इंतहाई पंजेंट, बहुत चुभने वाली, बहुत गंदी सी स्मेल आती है। वो दरअसल मीथेन की स्मेल होती है। सो जानदारों का गलना क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन। ठीक हो गया। और जो हम डाइजेशन करते हो तो उसके नतीजे में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यह है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, मीथेन भी प्रोड्यूस हो रही है, दोनों गैसेस हैं। और जब ये दोनों चीजें एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो इनकी अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगी। तो जब इनकी अमाउंट बढ़ जाएंगी तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो इफेक्ट हमारे पास क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। ओके, अब नेक्स्ट चीज कि हो कैसे रहा है, ये सब बातें किस तरह से हो रही है, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले देखिए बेटा, ये हमारे पास है अर्थ। ठीक हो गया, ये हमारी अर्थ, यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं। और इस अर्थ पे यहां से ऑब्वियसली सनलाइट, और इस जगह ये है एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक हो गया, वाटर वेपर्स है, और ये सब के सब, ये तीनों की तीनों चीजें एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा है। सबसे पहले होगा क्या बेटा? ये देखें, सूरज की रोशनी जो जमीन तक आ रही होती है, इसकी वेवलेंथ होती है छोटी। सूरज की रोशनी जब एनवायरनमेंट से, यानी एटमॉस्फेयर से नीचे जमीन तक आ रही होती है, तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ होती है छोटी। और जब वो जमीन से टकरा के वापस जाने लग पड़ती है तो फिर उसकी वेवलेंथ हो जाती है बड़ी। और फिर दूसरा, इस वापस जाने वाली सनलाइट की जो हीट है ना, उसको रोकेगी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे एक ना ब्लैंकेट की तरह ये फैला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर वेपर्स भी और मीथेन भी। अब जब सूरज की रोशनी जब आ रही थी तब तो उसकी वेवलेंथ छोटी थी, इसीलिए उन गैसेस में से गुजर के जमीन तक तो आ गई। लेकिन जमीन से जब वापस हीट निकलनी शुरू हो जाती है तो फिर वो जो ब्लैंकेट है, वो जो कंबल है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, उस हीट को जमीन से बाहर जाने से रोकेगी। तो फिर क्या होगा? जमीन का टेम्परेचर पूरा दिन भी गर्म रहेगा और रात को भी वो कूल डाउन नहीं होगा। तो जब पूरा दिन गर्म और पूरी रात भी टेम्परेचर वैसे ही रहेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का टेम्परेचर ग्रेजुअली मुसलसल इंक्रीज करेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, सवाल यह है, क्या यह प्रोसेस अब शुरू हुआ है? और अगर अब हुआ है तो क्यों कर हुआ है? याद रखिएगा बेटा, दुनिया में आपको दो तरह के मेजर, दो जानदार नजर आते हैं। एक है प्लांट्स,
दूसरा हमारे पास है एनिमल्स। एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डाइजेशन के नतीजे में, रेस्पिरेशन के नतीजे में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किनको चाहिए होती है? प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। बात को अच्छे से समझेगा, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोवाइड करते हैं? एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैं और आप। हम जब भी रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से निकाल बाहर करते हैं एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में मौजूद प्लांट्स उन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। फाइन, ओके। तो फिर प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। कैसे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एनिमल्स। अब ये देखिए, ये एक दूसरे के लिए लाजुम व मलजूम है। इंसानों को दरख्तों की ज़रूरत है, दरख्तों को इंसानों की ज़रूरत है। दरख्तों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो इंसान और जानवर प्रोवाइड करेंगे। इंसानों और जानवरों को ऑक्सीजन चाहिए, वो प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे। और जब तक ये बैलेंस था, सब कुछ ठीक चल रहा था, दुनिया का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, सर्दियों के दिन भी, गर्मियों के दिन भी, बाहर भी, ख़ज़ां भी, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर हमने क्या किया? इंसानों ने दरख्तों का कटाव शुरू कर दिया, बेतहाशा, डिफॉरेस्टेशन। फिर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करने वाले हो गए कम, प्रोड्यूस करने वाले हो गए ज्यादा। एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्लांट्स की जो अमाउंट है कम हो रही है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले ज्यादा, इस्तेमाल करने वाले कम, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में इकट्ठे होना शुरू हो गई। ये पूरी की पूरी एक लेयर बन गई, और वो लेयर सूरज की रोशनी को जमीन तक आने तो देती है, जाने नहीं देती, जिससे इस अर्थ का टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज करेगा, और इसी को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ज़मीन के टेम्परेचर के बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। याद रखिएगा बेटा, आज के दौर में मैं और आप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी हज़रत इंसान। क्यों कर हो रहा है? क्योंकि ये हमारे अपने किए कराए हैं। हमने दरख्तों का कटाव शुरू कर दिया, फैक्ट्रीज़ बनाई, इंडस्ट्रीज़ बनाई, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, मोटर बाइक्स ज़्यादा हो गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा, कंजप्शन कम। यही वजह है, आप अपने बुज़ुर्गों से सुनते होंगे कि वो कहा करते थे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। तो याद रखिएगा, वो कोई कहानी नहीं सुना रहे, वो सच बता रहे हैं। क्योंकि 50-60 साल पहले ये प्लांट्स और एनिमल की जो अमाउंट थी ना, ये जो सिस्टम था ना, इकोसिस्टम, ये बैलेंस था। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते थे, ऑक्सीजन बना के देते थे। एनिमल ऑक्सीजन इस्तेमाल करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड बना के देते थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। फिर जानवरों ने, इंसानों ने दरख्तों को कम करना शुरू कर दिया, तो फिर उसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है, इसके इफ़ेक्ट्स आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। सवाल ये है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं? तो आइए इफ़ेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले, राइज इन सी लेवल। इन दिनों में जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो इससे तकरीबन 10-15 दिन पहले आप लोगों ने ख़बरों में सुना होगा कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, इन जगहों पे ना बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है। ठीक हो गया ना। अब बुनियादी तौर पर होता क्या है कि पहाड़ों के ऊपर ना, माउंटेन्स के ऊपर, आपको पता है आइस है, ग्लेशियर्स है, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये बड़ी तेज़ी के साथ पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेंगी, तो फिर उससे पानी ज़्यादा आएगा, सैलाब की सूरत में आएगा, और फिर वही नदी नालों से होते हुए दरिया, दरिया से होते हुए समंदर। उससे क्या होगा? समंदर का लेवल बढ़ना शुरू होगा। नुकसान क्या होगा? समंदर के आसपास सराउंडिंग में जो आबादी होगी, वो आबादी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि समंदर के आसपास तो दुनिया जहाँ की आबादी है। ठीक हो गया ना। तो जब समंदर का पानी का लेवल बढ़ेगा तो फिर लाजमन उसके आसपास रहने वाले मुतासर होंगे। जैसे कराची पूरा का पूरा कराची समंदर के पास है, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि समंदर के बिल्कुल किनारे वाले मुतासर होंगे। जब समंदर का लेवल बढ़ेगा तो वो कई सारी चीज़ों को नुकसान दे सकता है, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठती है। वो एक लहर अगर आगे तक आ गई तो पानी साथ आएगा, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है।
नंबर 2, इंक्रीज रेनफॉल। अब साल हर साल आपने देखा होगा जो आपके पास ये जो जुलाई का महीना है ना, इससे लेके अगस्त तक होती तो बारिशें पहले भी थी, अब होती है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ। तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा पानी होगा, ठीक हो गया ना, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत अख्तियार कर जाते हैं, सड़कों पे पानी हर जगह, और बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह बन सकती है। आजकल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के, खैबर पख्तूनख्वा, KPK वगैरह में यही वजह है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी की सूरत अख्तियार कर गई है। और ये सब के सब किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह है प्लांट्स, दरख्तों का कटाव। तो इसका मतलब है यही वजह है, नबी करीम फरमाया था कि दरख्त लगाओ और सवाब कमाओ। ठीक है, दरख्त लगाना सुन्नत है क्योंकि दरख्त नेचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब होता क्या है, एक तो जब फसल बुवाई का टाइम आता है, बीज बोने का टाइम आता है, तब बारिश हो तो फिर तो ठीक है। उस वक़्त बारिश नहीं होती, पानी की किल्लत होती है, और जैसे ही फसल पक के तैयार हो जाती है, ना बारिश होती है ना कहीं से पानी आता है, तो वो फसल खुश्क हो जाती है और वो फसल बुरी तरह से मुतासिर होती है। तो जब पानी चाहिए होगा उस वक्त पानी नहीं मिलता, जब पानी की ज़रूरत नहीं है उस वक्त पानी सैलाब की सूरत में आ जाते हैं। अब जैसे पंजाब में भी पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है, खड़ी खड़ी फसल पूरी की पूरी तबाह हो रही है, सैलाब के जद में आ रही। वजह क्या है? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हुई पड़ी है, और बहुत सारी ज़मीनें खुश्क हो गई है, बहुत सारी ज़मीनें बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनको बारानी इलाके कहा जाता है, जहाँ पे फसलें मिलती ही बारिश के पानी की वजह से। तो वहाँ पे अगर बारिशें ज़्यादा होंगी तब भी तबाही है, बारिशें कम होंगी तब भी फसल ख़राब हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है, ज़राअत मुतासर हो रही है। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लास्ट हमारे पास है बेटा हॉट समर एंड विंटर। अब आप देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यानी गर्मी पड़ती रहती है। गर्मी का दौरानिया बढ़ गया, सर्दी का दौरानिया बड़ा मुख्तसर हो गया, थोड़े दिन सर्दी होती है, वरना गर्मी का दौरानिया 7-8 महीने के लिए। वरना पहले क्या होता था? समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, 4 मौसम थे ना। अब आपके सामने या तो मुकम्मल गर्मी है, बेतहाशा गर्मी है, या फिर सर्दी है। वो जो मॉडरेट वाला जो एक टेम्परेचर होता था ना, वो ख़त्म हुआ पड़ा है, और सर्दी का दौरानिया बिल्कुल ही कम हो गया है। दीस और आर ड्यू टू दी ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। आखिरी बात, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम नेचर की तरफ आएँ, दरख्त लगाना शुरू कर दें, उन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दें जिनकी वजह से धुआं ज़्यादा हो रहा है, गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, तो फिर अक्लमंदाना रवैया अपनाएं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। आप सब पर बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।